बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हमजा कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद इंसान को उसके लिए उसकी जो ज़िंदगी है ना उसके लिए खुशियाँ उसमें आती हैं ज़्यादा, कि जितनी ज़्यादा इंसान मेहनत करता है तो वो खुशियाँ भी ख़रीद सकता है इसी तरह से। मगर हकीकी खुशियों तो वही है और वही लोग उससे माला माल होते हैं जो किसी न किसी अंदाज में मुआशरे के महरूम तबके की मदद करते हैं। हमारे साथ भी आज मौजूद हैं ऐसी ही एक दर्द दिल रखने वाली समाजी कारकुन। नस से आपने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है, इशा इकबाल आपका नाम है और इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग की भी आप शौकीन हैं और समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर जो है इशा हिस्सा लेती हैं। और दूसरी बात एक और, हमजा उनका आज़ाद कश्मीर की जो वादी है ना उससे ताल्लुक़ है, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मेरा भी ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से ही है, तो उनका ताल्लुक़ भी यहीं से है। और वो मुस्तहिक बच्चों की को जो है ना कंप्यूटर सिखाती हैं और वो वादी नीलम में मुतादिद ख़वातीन ऐसी हैं और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दे चुकी हैं और उनको एमर्जिंग लीडर्स ऑफ पाकिस्तान एक्सचेंज में शिरकत का एजाज़ भी हासिल है। अब इशा से बात करते हैं, इशा ने इतना कुछ कैसे कर लिया और कहाँ से इनको ख्याल आया। इशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबसे सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ख़वातीन और बच्चों को मुफ्त तालीम देने के हवाले से आपकी बहुत सी खिदमात हैं। अब पहले तो हमें ये बताएं कि क्या तालीम आप दे रही हैं, कब से दे रही हैं, ख्याल कैसे आया? बेसिकली 2010 से जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और 2010 में मैंने ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, एक्टिव सिटीजन प्रोग्राम। तो वहाँ पे वो बेसिकली वॉलंटियर वर्क था पे सारा था बेस्ड। और फिर 2010 का जो फ्लड आया तो उस पर हमने कैंपेन की, फंड्स इकट्ठे किए और भिजवाए और कुछ लोग टीम मेंबर्स वहाँ जाके बजाते खुद उन्होंने फ़र्स्ट रिस्पॉन्स दिया। तो तब से बाकायदा तौर पर मेरा जो वॉलंटियर वर्क है वो स्टार्ट हुआ और फिर उसमें इमरजेंसी फ़र्स्ट रिस्पॉन्स, फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग्स, जैसे आपने कंप्यूटर का कहा, कंप्यूटर क्लासेस, फिर पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, ख़वातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी पे ट्रेनिंग करवाती रही हूँ मैं अभी तक। अच्छा इशा, इस बारे भी आगाह कीजिएगा कि ख़वातीन जो हैं उनका IT सेक्टर में कितना अहम किरदार हो सकता है, कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं हमारी ख़वातीन? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अहम किरदार जो अदा किया जा सकता है उसके लिए मैं दो ही मिसालें दूंगी। एडा लवलेस हैं जिनको कहा जाता है कि वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम उन्होंने लिखा था हिस्ट्री में और बाकायदा एडा लवलेस डे मनाया जाता है। और फिर मार्गरेट हैमिल्टन हैं जिन्होंने जो प्रोग्राम लिखा था उसकी वजह से आज इंसान चांद तक पहुंचा। तो ये कुछ मिसालें हैं कि ख़वातीन का अगर किरदार अदा करें तो इंसान कहाँ जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में हमारे लिए ये सवाल अब ज़रूरी नहीं है कि क्या किरदार अदा कर सकती हैं। हमारे लिए ज़रूरी सवाल ये है कि हम कैसे उनको इनेबल करें कि वो अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान तरक्की कर सके। ठीक है। अच्छा, हमें ये भी आप ज़रा बताएं ना कि अकेली करती हैं, साथ कोई टीम है, आपने ये काम शुरू तो किया, अब कितनी आपको अप्रिसिएशन मिलती है, फैमिली की सपोर्ट कितनी है? देखिए, एक वाहिद इंसान जो है ना कुछ भी नहीं होता है और उसके साथ सपोर्ट सिस्टम हो तभी चलता है। मेरे साथ बेशुमार इदारे हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार उस्ताद हैं जिनका मैं अगर नाम लेना चाहूँ, जैसे ब्रिटिश काउंसिल का इदारा हो गया, पाकिस्तान रिलीफ हो गया, यूथ इम्पैक्ट हो गया, ट्रेनिंग इम्पैक्ट हो गया, मुस्लिम हैंड हो गया, CTPF हो गया, और बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं। और मेरी फैमिली, सबसे बड़ी बात है कि बहैसियत खातून अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करती तो मैं कभी भी कुछ ना कर सकती। मैं इस वक्त चाइना में स्कॉलरशिप पे हूँ, तो मुझे जो स्कॉलरशिप मिला वो भी जो एक मेंटोर्स थे उनकी वजह से मिला। IPS का बहुत रोल रहा और मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ किया कि मैं इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकूँ। तो ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो आप ये चेहरा देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। जो सपोर्ट सिस्टम है ये अहम होता है हर इंसान के लिए, कुछ भी करना मुमकिन होता है। अच्छा, नहीं, ये चेहरा बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ कर रही हैं और आप बहुत सारे लोगों के लिए, हम सब के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। अच्छा, आपने पोटेंशियल बच्चों में कितना देखा, ख़वातीन में कितना देखा जब आप वहाँ पर काम कर रही थी? आपने फील किया कि इनको तो बहुत पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए था, शायद ये बहुत बेहतर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे होते? ये बहुत खूबसूरत सवाल है। मैंने उन बच्चों के साथ काम किया जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल के इदारे हैं जो बहुत
आला अदारे शुमार नहीं होते। मैंने उनके साथ भी काम किया और मैंने उन ख़वातीन के साथ भी काम किया जो बिल्कुल जिनके पास तालीम नहीं है, लेकिन आप यकीन करें जब आप उनके पास जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ और मैं उनसे सीख रही हूँ, क्योंकि जो एक ज़िंदगी का तजर्बा होता है ना और मुशाहिदा होता है, जो बच्चों का पर्सपेक्टिव होता है वो यूनिक होता है, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो जो पोटेंशियल है वो बेहद है। बात ये है कि हम उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम उनको इनेबल कर रहे हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम वो एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है, जिसमें वो ब्लूम कर सकें। पौधे को अगर पानी ना दिया जाए तो वो फूल नहीं देता ना, तो इसी तरह से। बड़ी खूबसूरत बात कर दी ईशा आपने, लेकिन आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, मैं इस वक्त वुमेन लीडरशिप और सोशल डेवलपमेंट में मास्टर्स कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया है। और मैंने सब लोग मुझे यहाँ चाइना में पूछ होते हैं आपने यहाँ जॉब करनी है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने पाकिस्तान वापस जाना है। मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मुझे पाकिस्तान को देनी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही काम करना है और वॉलंटियर स्पिरिट और यूथ और ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन के राइट्स हैं और उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके लिए काम करना है इंशाल्लाह। ठीक है ईशा, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा पर। बहुत अच्छी बात ईशा ने आखिर में ये कि हम ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे ना पहले कि हमारे काबिल जहन जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। तो ईशा का ये प्लान है कि मैंने पाकिस्तान को ही सर्व करना है, ऐसा जहन पाकिस्तान में ही आकर काम कर रहा होगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहा होगा, पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा। लेकिन यही तो अच्छी सोच है कि हम बाहर से अगर वो पढ़ने गई हैं, बाहर से एक्सपोजर हासिल कर रही हैं, तो यहाँ पर आके जो बच्चे पाकिस्तान में नहीं बाहर जा सकते या उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वो यहाँ आके उनको इस तरह से एक्सपोजर देगी, पढ़ाएंगी और बिल्कुल ताकि वो भी ग्रो कर सके। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है और ईशा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, मैंने इकरा से पूछा, वैसे तो मैंने पूछा था कि तुम क्या सोच रही हो बजट के हवाले से, तो इकरा ने मुझे बताया कि जी कि मैं तो गाड़ियों के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन फिर मैंने पूछा इससे कि आमतौर पर ख़वातीन से बात की है कि वो क्या सोच रही हैं, तो इकरा ने मुझे क्या जवाब दिया? इकरा क्या सोच रही हैं ख़वातीन? मैंने हमजा को ये जवाब दिया था कि ख़वातीन सोच रही हैं कि गोल्ड प्राइस किसी तरह से कम हो जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जो है वो सेव कर सके। ऐसी है। फिर हमने बात भी की ना, हमने पूछा कि जी आप बजट से क्या चाह रहे हो? हम बजट से चाह रहे हैं कि बजट के अंदर सोना सस्ता हो जाए। खैर हम ये बात उनको नहीं समझा सकते हैं कि आलमी मंडी के मामलात हैं, बजट का क्या ताल्लुक है। लेकिन हमजा ख़वातीन के उनकी सुन लेते हैं ना कि वो क्या कहती हैं, उनकी 1 तोला सोना कितने का होना चाहिए, तो ख़वातीन क्या चाहती हैं आपको वो सुनाते हैं। के बगैर तो शादी मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो इतनी तो होनी चाहिए कि गरीब बाप जो अफोर्ड कर सके। जैसे पहले थी 40,000 जो था वो था रेट, और अब तो 1 लाख से भी ऊपर है। मेरे ख्याल में कमी होनी चाहिए। गरीब तो बेचारा खाना भी मुश्किल से खा सकता है, तो वो सोना तो क्या, तो वो सोने के लिए सोच भी नहीं सकता। जब हमने लिया था 7,000 तोला था, अभी बचता रहे, उस वक्त लेते तो अच्छा था, अभी तो बहुत महंगा हो गया। सबको मतलब हक है गोल्ड पहनने का, सिर्फ अमीर कोई नहीं पहनना चाहिए, मगर आज के दौर में नहीं पहन सकता कोई आम आदमी। अभी तो कोई ले नहीं सकता, इतना महंगा हो गया है। लोग अपनी बेटियों को क्या देंगे जहेज में, बेटियों की मतलब बदियों वगैरह में कैसे डालेंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। वाकई ख़वातीन बहुत ज़्यादा इकरा परेशान है कि सोना पता नहीं, वो चाह रहे हैं कि बहुत सस्ता हो जाए। एक ने कहा कि जी कि हमने तो देर कर दी, उस वक्त ले लेते तो अच्छा था। जब 7,000 रुपये का था, हर कोई वैसे ही कहते हैं कि जब सस्ता था काश उस टाइम ले लिया होता। और जिसके पास होता है वो चाह रहा होता है कि महंगा होता जाए ताकि ना बेचना नहीं है, बस सेटिस्फेक्शन होना कि अब इतनी मालियत होगी हमारे गोल्ड की। हमजा आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पता है PSL के शायकीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, खासतौर पर जो लाहौरी हैं। अच्छा, उनकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं है। मेरी तरह इधर ही बात को रोकूंगा। मैं आज ऑफिस में दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही जैसी मेरी इकरा से मुलाकात, तो इकरा ने कहा लाहौर फिर जीत गया। अच्छा, इससे अंदाजा लगा लो कि शायकीन क्रिकेट भी इसी तरह है कि यार लाहौर जो है वो अब जीत रहा है, और क्योंकि पहले लाहौर कलंदर्स जो है पहले 5 सीजन में ये परफॉर्मेंस नहीं रही है, और अब मतलब इस तरह से है तो फिर लोगों को और भी खुशी है। वैसे तुम्हारी टीम ने जो है वो फाइनल खेला हुआ है, वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया था परफॉर्म, इस दफा तो टॉप पे अभी तक जारी है। 2 मैचेस हुए, ये हम सबको पता है। पहला मैच हुआ कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान्स का, और मुल्तान सुल्तान जो है उसमें कामयाब हो गए। कराची किंग्स जो हैं उनको 12 रन से इकरा शिकस्त हुई, और दूसरे मैच के अंदर इकरा की जिसके साथ दुआएं थी वो टीम जीती है। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को जो है वो शिकस्त दिया, और राशिद खान ने क्या कमाल कर दिया, क्या बेहतरीन बॉलिंग तो किया। स्टार्टिंग हमने देखा काफ़ी स्लो था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस हमने देखी है
हमजा वही वाली बात होगी फिर से, जिस तरह से तुमने पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जब हुआ तब भी प्लेट में रख के दिया गया था, लेकिन अब ये तो आप लोगों ने कहना है ऐसे ही, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है वो देखने में बहुत ही ज़बरदस्त इस बार जा रही है। हर कोई अच्छा प्ले कर रहा है। वैसे ही जो है ना, वो डेविड नाम के लोगों को अब मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स ने ढूंढना शुरू कर दिया कि जितने भी डेविड नाम के लोग हैं ना वो आ जाएं। एक डेविड नाम का लोग एक बंदा जाता है तो दूसरा आके बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है। मिर्जा इकबाल बेग साहब से बात करेंगे, जरा टेक्निक चीज़ें हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है मिर्जा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले मैच की पहले बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है कराची किंग्स के हारने की वजह उनके दोनों मेन प्लेयर बने हैं मोहम्मद आमिर और बाबर आजमी? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हमजा, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। आप देखें ना कि बाबर आजम ने 85 रन स्कोर किए और वो इनिंग्स के आगाज से इख्तिताम तक नॉट आउट रहे। उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया, लेकिन ऐसे 85 रन का क्या फायदा जब वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार न करा सके। और इसी तरीके से आमिर जो कह रहे थे, जो बड़े जोरों शोर से बयानात दे रहे थे कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापस आना चाहता हूँ, फिर थ्रेट कर रहे थे कि मुझे शायद अगर इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल गई तो मैं IPL में हिस्सा लूंगा, लेकिन आमिर भी बहुत नाकाम रहे। तो मैं समझता हूँ इन दोनों प्लेयर्स पर, जो कि सीनियर प्लेयर्स थे, इन पर बहुत रिलाय कर रही थी कराची किंग्स की टीम, लेकिन उन्होंने बहुत मायूस किया। बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है, लेकिन उनके हवाले से खबरें यही आती हैं कि वो अच्छे फिनिशर नहीं है। उन्हें इस चीज को इम्प्रूव करना होगा, अदरवाइज उनमें टैलेंट बेपना है, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, लेकिन जब तक वो फिनिश नहीं करेंगे हमदा, उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त दुनिया के सबसे अव्वल के बैट्समैन बन गए। बिल्कुल। मिर्जा इकबाल बेग साहब ये भी बताइएगा, अब हम पहले मैच का अगर मवाजना करें, सुहेब मकसूद के 14 बॉल्स पे 31 स्कोर हैं और रोसो की बात कर ले 24 पर 44 हैं। क्या यही वो बुनियादी फर्क है जो हमें बाबर आजम की बैटिंग में नहीं मिला और इन दोनों की बैटिंग में मिला कि इन्होंने कम बॉल्स पे ज्यादा स्कोर किए? पिच तो दोनों के लिए सेम थी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये दोनों, जिस तरह सुहेब मकसूद ने गुज़िश्ता जो पाकिस्तान का नेशनल T20 कप हुआ उसमें भी बड़े रन स्कोर किए थे, लेकिन सुहेब मकसूद पर इन्होंने आजम खान को तरजीह दी, मोइन खान के साहबजादे को। सुहेब मकसूद सीजन कैंपेनर है, काफी अरसे से खेल रहा है, फिटनेस की प्रॉब्लम का शिकार रहा है, और जो कल दोनों ने बैटिंग की, रायली रॉसो साउथ अफ्रीकन, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, और सुहेब मकसूद ने वाकई में उन्होंने कराची किंग्स के बैट्समैनों को बताया कि किस तरीके से अग्रेशन जो है वो जाहिर किया जाता है, जिसमें कराची किंग्स नाकाम रही। आखिर में सोते हुए जागे, आखिर में उन्होंने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल। मिर्जा एक बात एक साहब इस बारे में कहिएगा, क्योंकि सुहेब मकसूद की अगर बात की जाए तो उन्होंने कौमी टीम में पहले भी प्ले किया है और अच्छा प्ले किया था, लेकिन अब जिस तरह से काफ़ी टाइम से वो हिस्सा नहीं है, और अब जब हम अगर बात की जाए डोमेस्टिक वाली गेम्स की तो इसमें वो अच्छा प्ले कर रहे हैं। क्या कमबैक देख रहे हैं कौमी टीम में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर तो पाकिस्तानी टीम का अभी भी बेहतर नहीं है? देखिए, कौमी की टीम में कमबैक इसलिए नहीं देख रहे हूँ कि जहाँ पर सिफारिश और नेपोटिज्म ये बहुत चल रहा है, बजाय इसके कि हम अपने लड़कों को सिलेक्ट करें। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा का बैट्समैन है कामरान गुलाम, उसने 1200 से ज्यादा रन स्कोर किए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, और उसको आपने टेस्ट टीम में शामिल ही नहीं किया। तो अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया जिसने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है। तो यहाँ जो सिलेक्शन है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सफर करना पड़ रहा है। अगर लड़का अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, आज आप देखें कि भारत ने श्रीलंका के लिए अलग टीम अनाउंस की है, वनडे T20 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अलग टीम अनाउंस की है। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को खिलाते हैं कि कहीं हार ना जाए। जब तक ये हारने का खौफ हम दिल से नहीं निकालेंगे, हमारे लिए मुश्किल होगी। हमें लड़कों को चांस देना पड़ेगा, जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में हमें उनको चांस देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, इसी मैच के हवाले से आखिरी बात हमें ये बता दीजिएगा कि बाबर आजम की बात कर लें। बाबर आजम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनसे शॉट्स नहीं लग रही होती और वो पिच पर ही ये बात शो कर रहे होते हैं। कल स्टंप होने लगे थे, उन्होंने वापस जाने की कोशिशें नहीं की। रिजवान तो उनको तकरीबन स्टंप कर चुके थे एक दफ़ा मिस करने के बाद भी। एक तो वो उनका जो मसला है वो एड्रेस कर दीजिएगा, क्यों वो इस तरह शो करते हैं कि मुझसे शॉट नहीं लग रही और इस वक्त मैं अपने आप पे गुस्सा कर रहा हूँ और वो भी पिच पे खड़े होके। देखिए, कल बाबर आजम का स्ट्राइक रेट हमजा अगरचे 134 का था, लेकिन बाबर आजम जिस टाइप के बैट्समैन हैं वो कारपेटेड स्ट्रोक्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं करते। जिस तरह दीगर अगर आप बैट्समैनों को देखें कि एरी फेरी स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम में ये उनमें सलाहियत है कि वो
इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, लेकिन इनिंग्स को बिल्ड करने के साथ साथ उन्हें अपनी टीम को फतह की राह की तरफ गामजन करना होगा। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, ऐसा लग रहा था या तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, और लग यही रहा था कि 20 ओवर खड़े होना इस गर्मी में कि जहाँ बहुत ज्यादा हब्स हो बड़ा मुश्किल था। लेकिन बाबर आजम से लोग बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए। पाकिस्तान के क्या इस वक्त दुनिया के सबसे अव्वल के बैट्समैन है, उन्हें इम्प्रूव करना होगा अभी फिनिशिंग को। ठीक है, दूसरे मैच की बात करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अच्छा मैच था, लाहौर कलंदर्स कामयाब हो गए। इकरा की टीम है लाहौर कलंदर्स, इकरा बहुत सपोर्ट कर रही हैं लाहौर कलंदर्स को। लेकिन हम अगर मलिक की बात करें, शुएब मलिक की, क्या लैपटॉप में आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा? मुश्किल ही लग रहा है, ये जब तक झटका नहीं खाएंगे उस वक्त, जब तक बिजली का करंट नहीं लगेगा, लैपटॉप का सॉफ्टवेयर जब तक वायरस उसमें नहीं आएगा उस वक्त तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि तजुर्बे की जरूरत है। हमजा, आई एम नथिंग अगेंस्ट आजम खान, लेकिन आजम खान को आप इतनी जल्दी लेकर आ गए। वर्ल्ड कप T20 के लिए एटलीस्ट मेरी नजर में शुएब मलिक को होना चाहिए था, और कल शुएब मलिक ने परफॉर्म करके बताया कि एक सीजन कैंपेनर, वो तो दूसरे एंड पर बैट्समैन उनका साथ छोड़ गए, वरना शुएब मलिक ऑलमोस्ट टीम को फतह की जानिब ले गए थे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लैपटॉप के अंदर जो ला के बैठते हैं, इस दफा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे थे मोहम्मद वसीम, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ हमजा, आप यकीनन एग्री करेंगे कि जो राशिद खान इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। राशिद खान अरमान इनका नाम है, इस्लामिया कॉलेज पिशावर में इन्होंने दाखिला लिया था जब अफगानिस्तान के हालात सही नहीं थे, और यहाँ ये पढ़ रहे थे, लेकिन ये डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर क्रिकेट की तरफ आ गए। 10 बहन भाई हैं इनके, और ये कहते हैं कि मैं राशिद खान शिनवारी नहीं लिखता, मैं राशिद खान अरमान इनका निक नेम है, वो है। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने ये साबित कर दिया। उनको अवार्ड भी मिला था लास्ट डेकेड के बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का ICC की जानिब से, तो उन्होंने प्रूव किया इस टूर्नामेंट में। लाहौर कलंदर्स के बड़े वैल्यूएबल प्लेयर हैं, दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे आइंदा आने वाले मैचेस। बिल्कुल मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, इस बारे भी कहिएगा, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम कलंदर्स की बात करें, बैटिंग लाइन में अगर हम देखें, स्कोर इतना ना भी बना पाए, लेकिन जो बॉलिंग उनकी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस देख रहे हैं कि PSL में बॉलिंग की वजह से, बॉलिंग लाइनअप जो उनकी मजबूत है, इस वजह से वो आगे आ सकते हैं और भी मजीद, यानी कि हम जो है ना, ओपन वर्ड में मैं बात करूँ तो हम ट्रॉफी ले सकते हैं। बिल्कुल इकरा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग इन दिस PSL। आप देखें, शाहीन शाह आफरीदी है, हारिस रऊफ है, और ऑस्ट्रेलियन जेम्स फॉक्नर के आने के बाद, जो कि अपनी स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स करते हैं, उनके आने के बाद और बॉलिंग में स्ट्रेंथ आई, और फिर राशिद खान आ गए। बस एक इनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इन्होंने अहमद दानियाल को, जो यंग अपकमिंग बॉलर है, खिलाया, वो थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, शायद चेंज करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग दीगर टीमों के मुकाबले में, 6 टीमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। तजुर्बाकार बॉलर्स हैं, बैटिंग में थोड़ा सा लाहौर कलंदर को डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी अगर बॉलिंग आपकी अच्छी हो तो बैट्समैनों का मोरल खुद ब खुद अप हो जाता है। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, वहाब रियाज की बात करते हैं। कल उन्होंने एक अच्छा कैच लिया, शायद अपनी फिटनेस भी उन्होंने वो कैच लेकर दिखाई, उन्होंने यॉर्कर भी बहुत अच्छा किया था। क्या देख रहे हैं, क्या वहाब रियाज कमबैक कर सकते हैं, या बहुत देर हो गई है वहाब रियाज के लिए? देखिए, तजुर्बाकार खिलाड़ी मोहम्मद वसीम के लैपटॉप में है ही नहीं। शुएब मलिक एक तजुर्बाकार खिलाड़ी है, वहाब रियाज तजुर्बाकार खिलाड़ी है। वहाब रियाज जो 4 ओवर्स के तो वो बॉलर हैं, और वाकई में उन्होंने कल प्रूव किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का आपको पता है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है हमजा। यहाँ पर जिसकी लॉबी है वो टीम में सेलेक्ट हो जाता है। अब इन्होंने जो ऐलान किए टीमें पाकिस्तान की, जो कि इंग्लैंड में खेलेगी, वेस्ट इंडीज में, मोहम्मद वसीम का ये कहना है कि वर्ल्ड कप को ज़हन में रखते हुए इन्होंने किए, तो इट मीन्स कि वो इनके प्लान में नहीं है। ना तो वहाब रियाज है इनके प्लान में, और ना ही इनके प्लान में शुएब मलिक है। तो ये सरासर ज्यादती है। इनको सोचना चाहिए, अगर आप लाखों रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और फिर पिछली दफा आपने खुद वीडियो चला दी थी कि जिस तरह की फिल्म की शूटिंग हो रही थी कि चीफ सेलेक्टर जो है वो फोन पे बता रहा है, हिम्मत अफजाई कर रहा है। 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले वसीम, नोबडी इवन थॉट अबाउट इट कि वो चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। चले बन गए चीफ सेलेक्टर, अब वो ईमानदारी के साथ इंसाफ का तराजू हाथ में लेकर अगर परफॉर्मेंस देंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको सब एप्रिशिएट। सर, आज के मैच का थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। आज के मैच से आपको क्या उम्मीद है, क्या सरफराज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं?
देखिए मुश्किल है, अंडर प्रेशर है। कोयटा को बड़े सेटबैक भी हुए, अनवर अली उनके ऑलराउंडर हैं, वो नहीं जा सके, फिर उनकी टीम पे थोड़ी सी कॉम्बिनेशन भी डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ, जिन्होंने बैटिंग की थी, बॉलिंग भी, उनके 5 टाके आए हैं उल्टे हाथ में, तो वो 3 मैचेस के लिए अनफिट हो गए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फ़हीम, और चूंकि पाकिस्तानी टीम को जाना है 25 जून को इंग्लैंड, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। मैं फिर भी समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोयटा ग्लैडिएटर्स पर बर्तरी हासिल रहेगी, लेकिन हमजा आज सबकी तवज्जो का मरकज होंगे आजम खान, भाई साला आजम खान, मोइन खान के साहबजादे, कि जिनको कह रहे हैं कि वो बड़े जबरदस्त हिटर हैं, पिंच हिटर हैं, आखिर में आके मारते हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्ट हो गए, प्रेशर भी उन पे बहुत है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जब आज वो स्क्रीन पे नजर आएंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है उनसे वेट लॉस टिप्स लेने के लिए पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और आज का मैच देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल हमजा, बहुत मजा आ रहा है मैचेस का, मुझे तो खास तौर पे मजा आ रहा है क्योंकि मेरी टीम इस टाइम पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर चली गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हमजा फ्रांसीसी सदर की बात थी, एमेनुएल मैक्रोन को थप्पड़ मारने वाले शख्स को अब 18 माह की सजा भी सुना दी गई है। लेकिन वो 4 माह के लिए जेल में होगा, और जो है इस शख्स ने अदालत में अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कहा है कि उससे ये हरकत अचानक जज्बात में आके सरजद हुई, लेकिन इस्तगासा ने कहा है कि ये दानिस्ता तौर पर किया गया तशद्दुद था, ये पहले सोच समझ के किया गया। सोच समझ के ही तो थप्पड़ लगाया गया, मेरा नहीं ख्याल कि ये बगैर सोचे समझे इस तरह का काम किया गया। तो थी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। अच्छा। और हमजा 28 साल ये जो तारियल हैं वो 4 माह जेल में तो गुजारेंगे ही, लेकिन इसके बाद जो बाकी की सजा है वो उनकी मुअत्तल रहेगी। हाँ जी, ऐसे ही है। और बरतानवी ऑनलाइन अखबार द मेल के मुताबिक अदालत में बयान देते हुए हमलावर ने कहा है कि वो मैक्रोन की सदारत से मायूस हो चुके हैं और पब्लिक मकाम पर उनका नजर आना नागवार गुजरा था, जिसकी वजह से उन्होंने सदर को थप्पड़ मार दिया। यानी कि इंटेंशन कहता ना खुद को कंट्रोल नहीं कर सका इनको देख कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए उसका अनइंटेंशनली ऐसा हुआ है। इस्तगासा की जानिब से अदालत को भी बताया गया है कि मुजरिम दाएं बाजू या इंतहाई दाएं बाजू की तंजीमों का रुकन है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल को सरकारी दौरे के दौरान थप्पड़ मारा गया था। हमजा हाँ जी, इस एक हाथ से पकड़ा गया था, दूसरे हाथ से थप्पड़ मार दिया गया था। खैर सजा दे दी गई है, और कोई जो है इस तरह का जब देखा जा रहा था तो इस शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब 4 माह जेल में गुजारने पड़ेंगे, 18 माह की जो है सजा दे दी गई है। अच्छा जी, हम इजाजत लेते हैं, इजाजत लेते हैं, हम फिर कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।